कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुआनफी हमें यही बता रहा था कि इस लड़की की पिच ब्लैक आइज हैं और गोल्डन प्यूपल्स हैं और ऐसे वाले ज़ोंबी को हम पेरीमोर्डियल ज़ोंबी कहते हैं। और यहाँ तक मुझे याद है प्रीवियस लाइफ में पेरीमोर्डियल ज़ोंबीज कोई आम किस्म के ज़ोंबीज नहीं थे, बल्कि हर कोई इनसे डरा करता था। लेकिन ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गई? फिर वो उस पर अटैक करने के लिए अपने डंडे को उसकी तरफ आगे फेंकता है, तो वो आगे से डंडे को पकड़ लेती है। और ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया था क्योंकि उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस पेरीमोर्डियल ज़ोंबी के पास वाइन्स की भी पावर थी, और वाइन्स की पावर का इस्तेमाल करके वो दुआनफी पर अटैक करती है, जिससे वो बाल बाल बच गया था। उसके पास एक नाइफ था और वो नाइफ निकाल कर उन्हीं वेन्स को काटने लग जाता है। और हमें यही बताने लग गया था कि पेरीमोर्डियल ज़ोंबीज की स्ट्रेंथ और इनकी पावर्स वक्त के साथ साथ इंक्रीज करती जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये सिर्फ बैटल के लिए ही बनाए गए हों। और ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गई, मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी पेरीमोर्डियल ज़ोंबी भी आ सकता है। वो इन्हीं की बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी वही ज़ॉम्बी फिर उसके ऊपर वाइन्स का इस्तेमाल करके अटैक कर देती है। दुहान को वहीं पर मेटेओराइट शार्ड नजर आ गया था और वो ये कहता है कि पहले मैं इसे हासिल कर लूं, फिर मैं इस ज़ॉम्बी से निपट लूंगा। वो जैसे ही अब उस मेटेओराइट शार्क के करीब गया था कि तभी ही पीछे से वाइन्स का इस्तेमाल करके वो उस शार्क को अपने के लिए बचा लेती है और अपने पास लेकर आ गई थी। ये देखकर दुआन काफी हैरान हो गया था और ये कहता है कि लगता है कि इसने फिगर आउट कर लिया कि मैं किसके बारे में सोच रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि वही पेरीमोर्डियल ज़ॉम्बी ऐसा करने के बाद जोर जोर से हंसने लग जाती है। और ये देखते साथ ही दुआन यही कहने लग गया था कि वो मुझ पर हंस रही है, लगता है कि इसके पास इंटेलिजेंस आ चुकी है। उसकी ये हंसी देखते साथ ही वो यही बताने लग गया था कि कल ही मैंने पावरफुल ज़ॉम्बीज के साथ मुकाबला किया और आज देखो एक पेरीमोर्डियल ज़ॉम्बी के साथ मुकाबला करना पड़ गया। ये सभी वही लोग हैं जिसे मैं हिस्ट्री में जानता था। पास्ट लाइफ में मैंने इनके साथ मुकाबला किया था, लेकिन वो तो वहां पर काफी देर के बाद अपेयर हुए थे, ये यहाँ पर जल्दी अपेयर हो गया। इसका क्या मतलब समझूं कि हिस्ट्री चेंज हो गई है? फिर वो मेटेओराइट शार्क को देखता है, उसके इर्द गिर्द एक लाइन थी, उसका कलर उससे काफी डिफरेंट था। और वही डिफरेंट कलर वाली लाइन ज़ॉम्बी के साथ अटैच हो गई थी। और ये देखते साथ ही वो ये कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? कहीं इसका ये तो मतलब नहीं है कि ये पेरीमोर्डियल ज़ॉम्बीज मेटेओराइट शार्क से ही क्रिएट किए गए हैं? हो सकता है कि ये यहाँ पर उसके प्रोटेक्टर के तौर पर काम कर रही हो। और अगर ऐसा है तो ये तो फिर उस मीटेओराइट शार्ड को प्रोटेक्ट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। वो जैसे दोबारा उस पर अटैक करती है तो ये देखते साथ ही दुआन फिर आगे भागने लग गया था ताकि उसके अटैक से खुद को बचा सके। वो ये बात भी जानता था कि ये उसकी प्रोटेक्शन कर रही है, तो मैं इस मेटेओराइट शार्क को ज़्यादा दूर भी नहीं लेकर जा सकता क्योंकि ये उसके पीछे पीछे आ जाएगी। वो पीछे से दोबारा उस पर वेन से अटैक कर देती है। ये देखते साथ ही वो अपने नाइफ का इस्तेमाल करके उसकी वाइन्स को काट करना शुरू कर देता है। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी, कुछ वाइन्स तो उसे नुकसान पहुंचाने में भी कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से दुआन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसके मुंह से ब्लड भी बाहर निकलने लग गया था। और वहीं पर बैठे हुए वो ये कहने लग गया था कि जैसा कि मैंने सोचा था, बिल्कुल सही सोचा था। अगर मुझे इस शार्ट को हासिल करना है तो सबसे पहले मुझे उस पेरीमोर्डियल ज़ॉम्बी को मारना होगा। फिलहाल तो मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये काफ़ी रिस्की काम है। मुझे कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। अब उसके हाथ में एक बोतल थी, उसके अंदर ब्लड था। ये ब्लड उसने ज़ॉम्बी से कलेक्ट किया हुआ था, या वो लोग जो कि मर चुके थे उनका ब्लड उसने उस बोतल में रखा हुआ था। वो अब स्कूटर पर चढ़ जाता है और उसी स्कूटर की मदद से पेरीमोर्डियल ज़ॉम्बी के करीब जाने लग गया था ताकि वो ब्लड उसके ऊपर फेंक सके। उसके पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भी लगे हुए थे और उसका प्लान यही था कि ये ब्लड वो ज़ॉम्बी के ऊपर फेंकेगा और बाकी के ज़ॉम्बीज़ इस ब्लड को सूंघते हुए पेरीमोर्डियल ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देंगे और उसे मार देंगे और फिर वो मेटेओराइट शार्ड हासिल कर लेगा। और उसके करीब जाते साथ ही वो पेरीमोर्डियल ज़ॉम्बी को ये कहने लग जाता है कि तुम तो अपनी जगह नहीं छोड़ रही, लेकिन मैं अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि वो ज़रूर तुम्हें इस जगह छुड़वाने में कामयाब हो जाएंगे। अब जो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब हो गया था और वही ब्लड की बोतल उसके ऊपर फोड़ देता है, जिसकी वजह से सारा ब्लड अब उस ज़ॉम्बी के ऊपर लग गया था। बस ब्लड को सूंघते सूंघते बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही उन्हें ब्लड की खुशबू पेरीमोर्डियल ज़ॉम्बी से आ रही थी, वो सारे के सारे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जब काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके ऊपर गिर गए थे, तभी वो अपनी पावर का यूज़ करती है और सारे ज़ॉम्बीज़ को वहीं पर ख़त्म कर देती है, जो कोई भी उस पर अटैक करने के लिए उसके करीब खड़े हुए थे।
ये देखते साथ दूर खड़ा हुआ दुआन भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि जितने भी ज़ॉम्बीज़ ने उसके ऊपर अटैक किया उसने फास्ट स्ट्राइक में उन सभी का काम तमाम कर दिया। अब मुझे फास्ट स्टेज के ज़ॉम्बीज़ पर भरोसा होना चाहिए। मैं भी इस इंतज़ार में खड़ा हूँ कि ये उसे कोई नुकसान पहुँचाएँ और फिर मैं जाकर उस मेटेओराइट को हासिल कर सकूँ। मुझे यहाँ पर रुककर आराम से ये सारा तमाशा देखना होगा और फिर जैसे ये मारी जाएगी तभी मैं जाकर इसके बेनिफिट उठा पाऊँगा। जबकि वो प्यारी ज़ॉम्बी भी हार नहीं मानने वाली थी। वो अपनी इन्हीं वाइन्स का इस्तेमाल करके जितने भी ज़ॉम्बीज़ उसके इर्द-गिर्द खड़े हुए थे उस पर अटैक करके उन सभी को मारे जा रही थी। अभी उसने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बीज़ थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में वहाँ पर काफ़ी सारे और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और कुछ ने तो उसे घेर भी लिया था। जबकि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखने के साथ प्यारी ज़ॉम्बीज़ यही कहने लग जाती है कि तुम लोग और कुछ नहीं बल्कि बंच ऑफ ट्रैश हो। और अपनी वाइन्स का वो एक गोल सा गोला बना लेती है और उसी में सारे ज़ॉम्बीज़ को जकड़ लेती है और सारे ज़ॉम्बीज़ को वहीं पर मार देती है। और दूर खड़ा हुआ धुआं ये सब कुछ देखते साथ और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये कहता है कि यहाँ पर मैं तो काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को लेकर आया था, लेकिन उसने तो इन तमाम ज़ॉम्बीज़ का काम ही तमाम कर दिया, वो भी इतना ईज़िली। और अब मुझे लगता है कि मुझे उसके करीब जाना होगा ताकि मुझे भी अटैक की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके। जैसे ही मुझे अटैक की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उस पर अटैक करके उसका काम ख़त्म कर दूँगा। और इतना ही नहीं बल्कि इस बैटल की वजह से यहाँ पर और भी काफ़ी सारी ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ इस पेरिमोर्डिया ज़ॉम्बी को हराने में कामयाब हो पाएँगे। मुझे इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ज़ॉम्बीज़ चाहिए। वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आएँगे तो फिर ही इसे कोई न कोई नुकसान पहुँचा पाएँगे। लेकिन यहाँ पर इर्द-गिर्द के जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ तो मारे जा चुके थे। और दुआन भी यही कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि उसके पास एनर्जी कम हो चुकी है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे हरा पाऊँगा। मुझे लगता है कि और इंतज़ार करना होगा, लेकिन ये भी है कि अगर मैं और इंतज़ार करता रहा तो उस मेटेओराइट शार्ड की एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। वो अपने स्कूटर को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो पेरिमोर्डियल ज़ॉम्बी और ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका था, जो कि एक ज़ॉम्बीफाइड एनिमल था। वो आगे बढ़ता है और उसी पेरिमोर्डियल ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसे ज़मीन पर लगा देता है। उद्वान भी अब वहीं पर पहुंच चुका था और ये देखते साथ ही वो ये कहता है कि ये जो ज़ॉम्बीफाइड एनिमल यहाँ पर आया, मुझे लगता है कि ये उसे मार देगा और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि ये तो इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये मेटेओराइट शार्ड को सवालों कर देता है तो इसी के साथ ये इसकी एवोल्यूशन शुरू हो जाएगी और ये पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा। लेकिन वहीं पर नीचे पड़ी हुई फिर पेरिमोर्डिया ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देती है और जिसकी वजह से वो पीछे जाकर पत्थरों में लगा था। वही ज़ॉम्बी फिर खुद को संभालता है और संभालने के साथ पेरिमोर्डिया ज़ॉम्बी पर अटैक करने के लिए दोबारा उसकी तरफ आगे बढ़ता है और फिर वो उसे नीचे गिराने में कामयाब हो गया था। दुआन दूर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और ये कहता है कि अगर ये ज़ॉम्बीफाइड एनिमल इवॉल्व कर गया तो इससे मेरे लिए परेशानी और भी बढ़ जाएगी। जबकि इतना ही नहीं, वो इस बात को भी लेकर सबसे ज़्यादा हैरान था कि पेरिमोर्डिया ज़ॉम्बी तो इतना जल्दी हार नहीं मानते। तो क्या ये पेरिमोर्डिया ज़ॉम्बी मारी जा चुकी है? लेकिन अभी तक भी इसकी ब्रीथिंग जारी थी। वही पेरिमोर्डिया ज़ॉम्बी फिर अपनी माइंड का इस्तेमाल करती है और उसकी मदद से उसने ज़ॉम्बीफाइड एनिमल पर अटैक किया था, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीफाइड एनिमल की हालत पहले से काफ़ी ख़राब हो गई थी। और ये देखते साथ ही दुआन यही कहता है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा था। ये सब कुछ इसी का प्लान था। ये चाहती थी कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो इसने उस ज़ॉम्बीफाइड एनिमल को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। और वही फिर ज़ॉम्बी हँसते हुए ये कहने लग जाती है कि मैंने तो सुना था कि इंसान काफ़ी स्मार्ट होते हैं, लेकिन तुम तो बुद्धू निकले। ये तो एक ट्रैप था, तुम इस ट्रैप में फँस गए। नुआन उसे कहता है कि यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कहना चाहता हूँ। तो आगे से वो फिर पेरिमोर्डिया ज़ॉम्बी उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? नुआन फिर उसे कहता है, वो तुम मुझसे परेशान होना चाहिए कि मैं तुम्हें कैसे हराऊँगा। वो मैं नहीं हूँ, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मार सकती। उसने जो जैकेट पहनी हुई थी वो जैकेट उतार देता है। अब वो शर्ट में आ चुका था। अब उसके हाथ में नाइफ भी था और अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। पेरिमोर्डिया ज़ॉम्बी उसे देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम दोबारा यहाँ पर वापस आओगे। क्या तुम मरने के लिए वापस आए हो? तो आगे से वो भी उसे ये कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो मुझे चाहिए, मैं उसे लेने के लिए वापस आया हूँ। जैसे ही पेरिमोर्डिया ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर अटैक किया था, इस बार उसकी स्पीड काफ़ी कम थी और ये देखते साथ ही वो अपने नाइफ की मदद से उसकी एक वाइन को काट देता है। ये कहता है कि इसकी स्पीड पहले से काफ़ी स्लो हो चुकी है, तो उसे मारने में मुझे आसानी होगी। अब वही पेरिमोर्डिया ज़ॉम्बी फिर बाकी वाइन्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करते हुए ये कहती है कि तुम इंसान हो, तुम्हें तो मरना ही होगा। और इस अटैक को निपटने के लिए वहाँ पर दुआन भी बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ था।
और ये सब कुछ देखते हुए दुआन ये कहने लग जाता है कि जो मेरे पास सेकंड ग्रेड की डिटेक्शन है वो इसकी स्पीड को आराम से फॉलो कर पा रही है। वैसे भी उस ज़ॉम्बी की स्पीड अब स्लो हो चुकी थी। जितनी भी वाइन्स उसके करीब आती हैं वो अपने नाइफ का इस्तेमाल करके उन तमाम वाइन्स को काट काट देता है। इससे पेरिमोर्डियल ज़ॉम्बी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो, तुम्हें तो मरना ही होगा। और इसी गुस्से में वो अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं कि तभी फिर वाइन्स ही उसे खुद ही जकड़ लेती हैं और वो चिल्लाते हुए ये कहने लग जाती है कि तुम इंसान, मैं तुम्हें मार दूंगी। अब वो भी एवोल्यूट करना शुरू कर देती है और ये देखते साथ ही दुआन हैरान हो तो ये कहने लग जाता है कि क्या पेरिमोर्डियल ज़ॉम्बी अभी तक अपनी असली पावर को छुपाए रखी थी, क्या ये अब असली पावर शो करने वाली है। और इसके ऊपर जितनी भी एनर्जी आ रही है ये सारी की सारी एनर्जी उसी मीटियोराइट शार्ट से हासिल कर रही है। जैसे ही वो उस एनर्जी को कलेक्ट करती है इसी के साथ वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बन चुकी थी, काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। अब हर जगह वाइन्स थी और वो उसे ये कह रही थी कि तुम्हें मार दूंगी। वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करती है एक ज़ोरदार धमाका होता है और उसे ऐसा लगा था कि उसने इस इंसान को मार दिया है। दुआन उसके अटैक से बच गया था और वो ये कहता है कि मुझे भी अब इस पर अटैक करना होगा। वो वहाँ से भागने लगता है तो ये देखते साथ ही पीछे से वही प्यारी मोटी ज़ॉम्बी उसे ये कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगी। वो अपने वाइन्स का इस्तेमाल तेजी से उस पर अटैक करने के लिए यूज़ कर दिया है और ये देखते साथ ही वो ये कहने लग गया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही यहाँ पर मारा जाऊंगा। मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मैं क्या करूँ? मुझे कोई ना कोई चीज़ के बारे में सोचना ही होगा। कि तभी ही वो देखता है कि एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से पेरिमोर्डियल ज़ॉम्बी जो कि पहले काफ़ी डेंजरस बन चुकी थी, उसी के साथ ही वापस एनर्जी पत्थर में जाना शुरू हो जाती है और वो दोबारा अब लड़की बन चुकी थी। और ये सब कुछ देखते साथ वहाँ यही कहने लग जाता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। अब मुझे समझ में आ गई है कि इसकी बॉडी में जो पेरिमोर्डियल एनर्जी फ्लो कर रही थी वो ज़्यादा देर तक इसकी बॉडी उसे नहीं संभाल पाई और थोड़ी ही देर में वो एनर्जी दोबारा मेटेओराइट शार्ड में जाकर जमा हो गई। और लगता है कि अब इसका एंड भी करीब ही होने वाला है कि तभी ही वही पेरिमोर्डियल ज़ॉम्बी उस पर अपनी वाइन्स का इस्तेमाल करके दोबारा अटैक कर देती है। और इस बार वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है और अपने नाव का इस्तेमाल करके उसकी वाइन्स को फिर काट करना शुरू कर देता है। वो फिर आगे भी बढ़ता रहता है, उसकी वाइन्स को भी काटता रहता है और आगे बढ़कर पेरिमोर्डियल के ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरी थी। अब उसका गुस्सा पहले से भी काफ़ी तेज़ हो गया था और वो ये कहने लग जाती है कि आखिर एक इंसान मुझे कैसे हरा सकता है। लेकिन अभी भी जो जितनी भी वाइन्स का इस्तेमाल कर रही थी वो भी अपने नाइफ का इस्तेमाल करके उन वाइन्स को काट किए जा रहा था। वो भी हार नहीं मानने वाला था। वो फिर इसी तरह तेजी से आगे बढ़ता हुआ अपने नाइफ को उसकी आंखों के करीब लेकर आ जाता है। उसे ये कहता है कि क्या तुम्हें इसकी रीज़न जानने की ज़रूरत है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। जबकि आगे से वो उसे ये कहने लग जाती है कि डैम, तुम तो सिर्फ एक इंसान हो ना। वो उसकी वाइन्स कट भी करता रहता, उसे ये भी कहने लग गया था कि हर किसी के पास कोई ना कोई चीज़ होती है जिसकी प्रोटेक्शन करना पड़ती है। पिछली ज़िंदगी में मैं किसी की प्रोटेक्शन ना कर पाया और पूरे 20 साल तक पछताता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें समझ चुका हूँ। तुम्हें मेटेओराइट शार्ड की प्रोटेक्शन करना थी आखिरी जान तक। जितने भी यहाँ पर दुश्मन आते उसे हासिल करना चाहते, तुम्हारा सिर्फ इतना सा काम था कि उसकी हिफाजत के लिए उन लोगों को मारना। तो इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी। या तो तुम उसकी हिफाजत करती, बाकी लोगों को मारती, या फिर तुम्हारी खुद की जान चली जाती। और यही उसके आखिरी अल्फाज थे जो कि वो ज़ॉम्बी सुन रही थी, क्योंकि इसी के साथ ही उसका काम तमाम हो जाता है। एक पैरीमोर्डियल ज़ॉम्बी को मारने की वजह से दुआनफी को पूरे 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल जाते हैं। और ये देखते साथ ही वो हैरानी से ये कहने लग गया था कि मुझे नहीं लगा था कि एक पैरीमोर्डियल ज़ॉम्बी मुझे इतने एवोल्यूशन पॉइंट्स दे देगा। और अगर हर मेटेओराइट शार्ड के पास एक गार्डियन होगा तो मैं उन इनमें से किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। इसके साथ फाइट करने में मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था। ये काफ़ी फ्राइटनिंग फाइट थी, लेकिन इन द एंड आखिरकार मैंने मेटेओराइट शार्ड को हासिल कर ही लिया। अब मैं शिनजुई के पास वापस जा सकता हूँ, उसे ये दे सकता हूँ ताकि वो ठीक हो सके। जैसे ही उसने मेटेओराइट शार्ड को टच किया था उसके जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं और ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो यही कहने लग गया था कि अगर इसकी यही पावर है तो ये तो फिर काफ़ी अमेजिंग है और इसी पावर का इस्तेमाल शिनजुई दोबारा अपनी एबिलिटी को अवेकन करने के लिए यूज़ कर सकती है। अब मुझे जल्दी से शिनजुई के पास जाना होगा ताकि जाकर उसे मैं ये एक अच्छी न्यूज़ दे सकूं कि वहीं पर पड़ा हुआ ज़ोंबीफाइड एनिमल में एवोल्यूशन शुरू हो जाती है। और वो उसी ज़ोंबीफाइड एनिमल की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि ये आवाज़ तो इसकी बॉडी से आ रही है, क्या ये अभी तक जिंदा है। अब उसमें एवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी और ये सब कुछ देखते साथ ही दूर खड़ा हुआ जुआन काफ़ी हैरान हो जाता है। ये कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वही ज़ोंबीफाइड एनिमल एवोल्यूशन कर गए अब एक छोटा सा मॉन्स्टर पप बन गया था।
वो ये कहने लग जाता है कि एक फर्स्ट स्टेज का ज़ॉम्बी कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ये तो रिप्रोड्यूस कर गया। वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि ये पप अपने माँ के पेट के अंदर था, इसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया। इसकी माँ तो मर गई, लेकिन उससे पहले इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था और जिसकी वजह से ये इवॉल्व कर पाया। वैसे ये तो बहुत ही अनरेयर सिनेरियो होता है। मेरे ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो पाएगा। वो पप सीधा दुआन के पास आ जाते हैं। वो पप अब आंखें खोलने लग गया था और ये देखते साथ ही दुआन हमें यही बताने लग जाता है कि अगर ये अपनी आंखें खोलेगा और मुझे देखेगा तो ये मेरे साथ लॉयल हो जाएगा। तो वो फिर आगे से गूगू कहना लग जाता है। उसे देखते साथ ही दुआन खुश हो गया था। ये कहने लग जाता है कि अब तो मैंने एक मॉन्स्टर को भी टेम कर लिया। वो उसे खुशी से हवा में उछाल लेता है। ये कहने लग जाता है कि आज तो मुझे बहुत कुछ मिल गया और मैं तुम्हारा नाम रखूंगा। मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ गोल्डी। अब उसने रिबर्न किया था, इसलिए वो काफ़ी वीक था, तो वो अपने बैग में रख लेता ताकि वो वहाँ पर आराम कर सके। और अब रात का भी वक्त हो रहा था। वो ये कह रहा था कि मुझे जल्दी से अब अपने घर जाना होगा ताकि मैं घर जाकर अपनी बहन का साथ दे सकूं। और फिर हमें यही बताया गया था कि रेवोल्यूशन को होने में 5 दिन बचे थे। रात का वक्त हो चुका था। वो आगे बढ़ रहा था और रास्ते में उसकी मुलाकात काफ़ी ज़ॉम्बीज़ से हो जाती है, जो कि शायद उसी का ही वेट कर रहे थे। वो उसका तो नहीं, बल्कि उसके बैग में से जो मेटेओराइट शार्ट पड़ा हुआ था उसमें से रिलीज होने वाली एनर्जी का पीछा कर रहे थे। इसलिए उसकी टेंशन में और भी इजाफा हो जाता और ऊपर से रात का वक्त हो चुका था। रात के वक्त काफी सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलते थे। वो यही कहने लग गया था कि मैंने ऐसे पाथ को चूज किया था जहाँ पर मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर भी ये ज़ॉम्बीज़ वगैरह होंगे, लेकिन देखो यहाँ पर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो गए। उसने दूसरा रास्ता अपनाया था तो वहां पर भी उसकी मुलाकात कुछ रैट से हो जाती है, जो कि मॉन्स्टर्स में चेंज हो चुके थे। वो भी अब इसी का ही पीछा कर रहे थे। इसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि क्या ये भी मीटेओराइट शार्ड के पीछे हैं। मेरे लिए तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं इनका मुकाबला कर पाऊंगा और इस तरह इस फाइट को कंटिन्यू रख पाऊंगा। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो मेरे लिए सेफ हो, जगह पर जाकर मैं खुद को छुपा सकूं और इन रैट से खुद को बचा सकूं। कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर विंग आकर सिस्टर शिया को ये कहती है कि आज आपने काफ़ी सारा काम किया तो मेरे ख्याल में अब आपको रेस्ट करना चाहिए। जिस पर सिस्टर ये यही कहते हैं कि जब तक मिस्टर ली और बाकी लोग वापस नहीं आते मैं रेस्ट नहीं कर सकती। वो अपने गूगल्स की मदद से बाहर मिस्टर ली को देख रही थी कि तभी ही उसके गूगल में कोई और नहीं बल्कि दुआन फी की शक्ल नजर आने लग जाती है। वो कि उसी की तरफ आगे तेजी से भाग रहा था और ये देखते साथ ही ये कहने लग जाती है कि ये बंदा कौन है। लगता है कि ये एक सर्वाइवर है। हमें लगता है कि हमें अपने बंदों को उसके पास भेजना होगा। फिर वो उसकी स्पीड देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था और उसके पीछे कुछ रैट्स भी लगे हुए थे, जो कि अब ज़ॉम्बीफाइड एनिमल्स बन चुके थे और उसी का पीछा कर रहे थे। उनकी तादाद 5 थी और वो पांचों उस पर अटैक किए जा रहे थे और दुआन उनके अटैक से बचा जा रहा था। ये देखते साथ ही शिया ये कहना लग जाती है कि इन 5 ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करना तो इतना आसान नहीं था, ये कैसे मुकाबला कर पा रहे हैं। और वो लिंक को यही कहती है कि तुम ऊपर ओल्ड ली के पास जाओ और मेरे ऑर्डर का वेट करो। तो इस पर लिंक कहती है कि जैसा आप कहें शिया। दुआन भाग रहा था, उसकी नज़र एक फैक्ट्री पर पड़ जाती है तो वो ये सोचता है कि मेरे लिए इस फैक्ट्री में छुपना सबसे बेहतर होगा। वो जाकर उस फैक्ट्री में छुप तो गया था, लेकिन ये बात जानता था कि बाहर जो गेट है वो ज़्यादा देर तक उन एनिमल्स को नहीं रोक पाएगा। वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे और फिर उनके साथ मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि मुझे रात का इंतज़ार करना होगा। रात जब जाएगी तो अगली सुबह ही मैं जल्दी अपनी बहन के पास पहुंच जाऊंगा। वो अपने बैग को ओपन करता है तो देखता है कि उसमें मेटेओराइट शार्ड नहीं पड़ा था और ये देखते साथ ही वो ये कहता है कि वो कहाँ चला गया, कहीं वो गुम तो नहीं हो गया। लेकिन वो कहाँ गुम हो सकता है? क्या वो रास्ते में गिर गया? अगर रास्ते में गिर जाता तो ये ज़ॉम्बीफाइड एनिमल्स मेरा पीछा ना कर रहे होते। इसका क्या मतलब समझूं कि क्या इससे गोल्डी ने अब्जॉर्व कर लिया? फिर उसे स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि जीन एनर्जी का डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखते साथ ही वो हैरान हो तो ये कहने लग जाता है कि एवोल्यूशनरी ट्री पे ये क्या शो हो रहा है। क्योंकि इसके बाद से ही उसकी बॉडी में अब ऐसा होना शुरू हो गया था कि जैसा कि उसकी बॉडी में से हर चीज़ को बाहर निकाल लिया गया हो, उसकी हड्डियों को अलग अलग कर दिया गया हो और सबकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होती है। अब वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा हुई थी कि उस बैग में से गोल्डी भी बाहर आ जाता है। दरवाज़ा टूट चुका था और ज़ॉम्बीफाइड एनिमल्स भी अब फैक्ट्री के अंदर आ चुके थे। उन्हीं एनिमल्स को देखते के साथ ही वो भी हैरानी से ये कहने लग जाता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा। आखिर ये एवोल्यूशन ट्री मुझसे क्या करवाना चाहता है?
मुझे लगता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, ये यहाँ पर आएंगे, मुझे मार देंगे और मेरा किस्सा खत्म। कि तभी ही गोल्डी अपनी पावर दिखाते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और उन ज़ोंबीफाइड एनिमल्स रैट पर अटैक करने लग जाता है। तब तक दुआन भी बेहोश हो चुका था, वो वहीं पर गाड़ी के आसरे पर पड़ा हुआ था, और जबकि गोल्डी बाकी ज़ोंबीज के साथ फाइट कर रहा था कि इतने में वहां पर और भी ज़ोंबीज आ जाते हैं। वो ज़ोंबीज वहां पर सीधा उसे खाने के लिए आ रहे थे कि तभी ही एक रैट भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है ताकि वो भी आगे बढ़कर दुआन फी का काम खत्म कर सके। जैसे ही वो दुआन फी के करीब बढ़ा था कि उस पर फायर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ओल्ड ली की टीम आ चुकी थी जिसके साथ शिया भी मौजूद थी। शिया ये कहता है कि किन तुम इस बंदे को बचाओ, ओल्ड ली और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। किन फिर आगे बढ़ता है ताकि आगे बढ़कर उस बंदे को उठा सके, और फिलहाल तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया था उसने। ओल्ड ली फिर शिया को ये कहने लग जाते हैं कि क्या आपको ये सब कुछ सही लगता है? आपको पता ना कि वो एक आउटसाइडर है, अगर हम उसे बंकर में लेकर गए तो वहाँ पर काफ़ी खतरा भी हो सकता है। अगर उसे किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया हो तो फिर वो हमारा बुरा असर हो सकता है। जबकि आगे से इस पर मिशिया उसे ये कहती है कि हम एक सर्वाइवर को इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसे क्वारंटाइन करेंगे और फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वो ज़ॉम्बी बनेगा या फिर एक इंसान ही रहेगा। किन्नप आगे बढ़ा था, उसने दुआन को अपने कंधों पर उठा लिया था, तो पीछे से शिया उसे ये कहता है कि हमें वापस जाना होगा, तो आगे से किन भी कहता है कि रॉजर। अब कुछ ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे लग गए थे, और इधर के साथ ही शिया ये कहती है कि हमें किन की प्रोटेक्शन करनी होगी, और वो ओल्ड ली को ये कहती है कि आप हमारी प्रोटेक्शन करना। वो लोग अब एक रूम में चले जाते हैं और फिर उसके गेट को बंद कर देते हैं, जिसमें से कुछ ज़ॉम्बीज़ के हाथ तो वहां पर आ चुके थे, और इधर के साथ ही फिर ली ये कहती है कि लिंग वैन को ये कह दो कि वो किसी और लोकेशन को प्रिपेयर करे, हमें वहां पर जाना होगा, ये जगह अब ज़्यादा सेफ नहीं रही। और गोल्डी भी अब दूसरी साइड पर ही रह जाता है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था और उसकी आंखों से रोशनी बाहर आ रही थी। तभी हम दुआन को देखते हैं जिसकी फिर सोल उस श्राइन्स के पास पहुंच चुकी थी, और वही श्राइन्स उसे फिर काफ़ी सारी एनर्जी देते हैं। और हमें यही बताया जाता है कि अब रेवलेशन में सिर्फ एक दिन बाकी बचा है, और इसी के साथ ही दुआन की आंख खुल जाती है और वह काफ़ी हैरान पड़ा हुआ था। वो तेज़ी से अपने बेड पर बैठ जाता है और ये कहने लग गया था, क्या कर यहाँ पर क्या हुआ, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? जबकि वहीं पर खड़ी हुई फिर शिया अपने हाथ में गन पकड़ लेती है, उसे ये कहने लग जाती है कि तुम काम डाउन हो जाओ, मुझे तुमसे काफ़ी सारे सवाल पूछने हैं, तुम कौन हो और तुम ज़ॉम्बीज़ के साथ कैसे फाइट कर रहे थे? इस पर दुआन भी अपनी जगह पर खड़ा होता है, उसे ये कहने लग जाता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। तो शिया फिर उसे कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। बस ये सुनना ही था कि दुआन अपनी फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ से गन छीन लेता है, तो ये कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश करोगी? कि तभी बाहर लिंग, ओल्ड ली और किन वो सारे लोग आ जाते हैं, उन्हें भी पता था कि अंदर कोई खतरा ज़रूर है। किन यही कहने लग गया था कि तुम अपने हाथ उठाओ, तुम्हें पता नहीं है कि वो एक पुलिस वुमन है, इससे तुम्हारी जान खतरे में आ जा सकती है। और लिंक को भी अब सिस्टर शिया की फिक्र होने लग गई थी, जबकि सिस्टर शिया उन सभी को यही कहने लग जाती है कि आप सभी लोग इससे कुछ मत कहें। जब उनकी ये सारी बातें सुनता है तो डॉन फी को पता चल गया था कि ये लोग मिलिट्री से बिलोंग करते हैं। फिर शिया उसे ये बताने लग जाती है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, मैं तुम्हें अपना इंट्रो करवाती हूँ, हम मार्शल पुलिस से बिलोंग करते हैं और मैं इनकी लीडर हूँ, और हमने ही तुम्हें उन रैट्स के जाल से बचाया था। और एक बंदा जो कि उन्हीं के साथ था जिनकी ये लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे, वो गुस्से से चिल्लाते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम तो काफ़ी अनग्रेटफुल निकले, 4 दिनों से हमने तुम्हें यहाँ पर रखा, तुम्हारी हिफाजत की, और तुम हमारे से ऐसे बिहेव कर रहे हो। जबकि उसके मन ही मन में एक और भी बात चल रही थी, और वो बात यही थी कि उसने आज तक शिया को टच नहीं किया था, लेकिन दुआन ने तो उसे नीचे ही गिरा दिया था। दुआन को अब एक और बात पता चली थी कि वो पिछले 4 दिन से कोमा में था। ये बात सुनने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो घर की तरफ तेजी से भागने लग जाता है और ये कह रहा था कि मुझे अभी याद है जब ज़ॉम्बीफाइड एनिमल्स ने मेरे ऊपर अटैक किया था, उसके बाद मेरी आंख बंद हो गई, अब 4 दिन हो चुके हैं, मेरी बहन घर पर वेट कर रही होगी, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। जबकि किन अपनी गन लेकर उसके आगे खड़ा हो जाता है और पीछे से शिया उसे ये कहने लग जाती है कि बाहर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ घूम फिर रहे हैं, मैं तुम्हारी स्किल्स देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गई, मैं जानती हूँ कि तुम हमारे साथ काम करना चाहो तो कर सकते हो, इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। जबकि ये सुनने के साथ ही दुआन उसे ये कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ नहीं तो फिर तुम क्या कर लोगे? वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी बाहर से एक ज़ॉम्बीज़ वहां पर अटैक कर देता है। अब उसका पंजा दुआन के ऊपर था, दुआन अपने हाथों से उसके पंजे को रोकने की कोशिश करने लग गया था, और उसके पीछे लिंग गिरी पड़ी थी, और वो लिंग को कहता कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर खुद की जान को बचाना है तो मैं इसे संभाल लूंगा।
और वो भी मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि आखिर मेरे साथ क्या चल रहा है, यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो चीज़ें और भी ख़राब हो जाएंगी। अभी मेरा एबिलिटी का लेवल सिर्फ 3 ही है, मैं इसका कैसे मुकाबला कर पाऊंगा। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उसके हैंड को नीचे आने से रोकने की कोशिश कर रहा था और अपनी पूरी पावर दिखा रहा था। तो दूर खड़े हुए लोग ये सब कुछ देखते साथ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ये कहने लग कहते हैं कि क्या ये एक इंसान है, क्योंकि एक इंसान होता तो अब तक मारा जा चुका होता। कि तभी धुआं फिर अपनी पावर दिखाते हुए उस पर अटैक करके उसे पीछे की तरफ बाहर गिरा देता है। और वो यही बताने लग गया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी की एबिलिटीज़ पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो वो अब उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए काफ़ी करीब हो चुका था। ये कह रहा था कि फिलहाल मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं उस मॉन्स्टर को ठिकाने कैसे लगाऊं। लेकिन जैसे ही उस धमाके का असर खत्म होता है, धूल मिट्टी खत्म होती है, तो ये देख पा रहा था कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसी का गोल्डी था, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, वो भी सिर्फ पिछले 4 दिनों में। वो उसे ये कहने लग जाता कि क्या सच में तुम एक गोल्ड वही गोल्डी हो जो कि 4 दिन पहले एक छोटे से थे, तुम इतने बड़े भला कैसे हो गए। और वो ये कहने लग गया था कि मुझे सबके लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और मन ही मन में ये भी कह रहा था कि ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है, क्या ये इसलिए हुआ कि मेरे एट्रीब्यूट एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई। फिर वो अपने सिस्टम को अपने एवोल्यूशन ट्री को ओपन करने का कहता है, जहाँ पर उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। जैसा कि उसकी स्ट्रेंथ लेवल 3 तक पहुंच चुका था, एवोल्यूशन पॉइंट्स अगर 100 और हासिल कर लेता है तो उसका लेवल भी इंक्रीज हो सकता था। ये सब कुछ देखते हुए मुझे कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो मेरे पॉइंट्स में ज़रा बराबर भी चेंज नहीं हुई। वो जो मैंने एक ज़ॉम्बी को मारा था, 100 पॉइंट्स मिले थे, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। और जीन इंजीनियरिंग को एक्टिवेट करने के लिए उसे 1000 पॉइंट्स चाहिए थे, जो कि वो यहाँ पर तो आसानी से हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन उसने एक बार इसे एक्टिवेट कर लिया, तो यही बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी कि उसने कब इसे एक्टिवेट कर लिया। फिर वो ये बताने लग जाता है कि जब मैं एवोल्यूशन ट्री सिस्टम में इंटर हुआ था, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी श्राइन्स को देखा था। और इस बार एवोल्यूशन ट्री पिछली बार की तरह काफ़ी डिफरेंट था। और वो ये कहने लग जाता है कि एवोल्यूशन ट्री क्या तुम्हारी की वजह से ही वो मीटियोराइट और मेरे एवोल्यूशन पॉइंट डिसअपेयर हो गए। और फिर सिस्टम पर से ये शो हो रहा था कि तुम्हारी लिमिट अब अनलिमिट हो चुकी है। और ये सब कुछ देखते साथ ही ये कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था, और अब तो मुझे लगता है कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँगा। वो ये भी बताने लग जाता है कि एक ह्यूमन जीन्स के लिमिट फिक्स कर दी जाती है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर लो, तुम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। और अपनी पिछली लाइफ में मैंने ऐसा कोशिश की थी कि मैं अपनी लिमिट को ब्रेक कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा करने में नाकाम हो गया था, क्योंकि ऐसा करना एक इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और एक वॉरियर ने ऐसा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके जेनेटिक शैकल्ड की वजह से उससे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। वो काफ़ी खुश हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि जैसा कि अब मैंने उन लिमिट को क्रॉस कर दिया है, मेरे लिए कोई लिमिट नहीं है, तो मैं अपने आप को इन्फिनिटली इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ऊपर से मुझे इसके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे पॉइंट्स हासिल करने की भी कोशिश करना होगी। वो गोल्डी को लेकर जैसे ही वापस जाता है, तो वहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे लोग उसे ये जैसा देखते साथ ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो काफ़ी डरे हुए थे और उसे ये कहने लग जाते हैं कि तुम इसे यहाँ पर वापस क्यों लेकर आ गए। दुआनती उन सभी को यही बताता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा ही एक पेट है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये पहले 4 दिन पहले की बात है, काफ़ी क्यूट और संभाल था, लेकिन इसने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को खा लिया तो ये इतना बड़ा हो गया। इसने तुम लोगों पर इसलिए अटैक किया क्योंकि इसे लगा कि मैं ख़तरे में हूँ, तो इसने मेरी मदद करना चाहिए और कुछ नहीं। शिया हैरान होते हुए उसे ये कहने लग जाते कि क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो, तुमने इतने जल्दी एक मॉन्स्टर पैट को कैसे रेस कर लिया। नुआन उसे कहता है ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें इसके बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। अभी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिसे हमें सॉल्व करना है, और जो जहाँ पर साउंड क्रिएट हुआ है, काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ हमारी तरफ ही आ रहे हैं, तो हमें उनके साथ भी तो निपटना है। ओडली ये सब कुछ देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि अगर यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं तो हम उन सभी का मुकाबला कैसे करेंगे, हमारे पास तो इतनी वर्क फोर्स भी नहीं है। और लिंक भी खड़ी हुई ये कह रही थी कि सिस्टर शिया अब हम क्या करें। तो दुआन उन लोगों को ये कहने लग गया था कि हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते, तो हमने अपनी जगह को चेंज करना होगा और कहीं और जाना होगा। शिया उसे ये बताने लग जाती है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हम जा सकें, यही एक जगह थी जो हमें मिली थी और हम यहाँ पर आ गए, हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर हम सेफ होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं था। दुआन तो ये कहता है कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ही एक बंकर है, तुम लोग वहाँ जा सकते हो। तो शिया उसे कहती है कि बाहर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, भला हम बंकर तक कैसे पहुँचेंगे। तो आगे से दुआन बताता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करूँगा, तुम लोग बंकर तक पहुँच जाना। वो अकेले जाना चाहता था, तो इस पर शिया उसे कहती है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ ताकि वहाँ पर जाकर मैं तुम्हारी
हिफाजत कर सकूंगी, तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे सकूंगी। तो इस पर वो कहता है कि तुम मेरी हिफाजत नहीं कर सकोगी, बल्कि मुझे तुम्हारी हिफाजत करना पड़ सकती है और यहाँ के लोगों को एक लीडर की ज़रूरत है। बस ये कहते साथ ही वो जल्दी से जाकर गोल्डी के ऊपर बैठ जाता ताकि बाहर ज़ॉम्बी को जाकर डिस्ट्रैक्ट कर सके। जैसे ही बाहर गया था तो पीछे से लिंग यही कहती है कि सिस्टर शी, आपको क्या लगता है कि वो इन तमाम चीज़ों का मुकाबला कर पाएगा? क्या वो वापस जिंदा बच पाएगा? तो आगे से शिया उसे ये कहती है कि वो हम में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब उसे ही पता कि क्या करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। और ऊपर से वो इतना स्ट्रॉन्ग भी है और हमें उसका नाम का भी नहीं पता। जब वो वापस आएगा तो मैं उससे ज़रूर उसका नाम पूछूंगी। जैसे ही बाहर आया था तो ये कहने लग गया था कि मैंने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ मुकाबला किया, तो पहले से तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि यहाँ पर ख़तरा और कितना ज़्यादा है। इनके साथ फाइट करना आसान भी होगा या नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। के साइड पर उसे एक साइन वाला बोर्ड मिल जाता है और वो ये कहता है कि ये एक मेटल रॉड के तौर पर काम आ सकता है। और अब जैसा कि हम जहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना अब इस शो को स्टार्ट कर दिया जाए। और ये कहते साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गया था। वो वहाँ पर नाइज क्रिएट करना शुरू कर देता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लग जाएं और सारे ज़ॉम्बीज़ जो शोर सुनते साथ ही दुआन की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये देखते साथ ही शिया ये कहने लग जाते हैं कि क्या ये पागल हो चुका है, ये अपनी तरफ इन ज़ॉम्बीज़ को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्या ये अपनी जान देना चाहता है। फिर वो चिल्लाते हुए बाकी सारे लोगों को ये कहता है कि तुम अपना अपना सामान तैयार कर लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और मानी मन में ये कहने लग गई थी कि ये जो भी करे मुझसे इसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ पर प्लान को फॉलो करूँगी और कुछ नहीं। और उधर दुआन भी गोल्डी को ये कहने लग जाता है कि तुम इनमें से किसी भी ज़ॉम्बी को मत मारना, मैं इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारूंगा क्योंकि इसकी मदद से मुझे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल जाएंगे। और गोल्डी ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वो खुद भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहता था। वो भी अपने मन ही मन में फिर ये कहने लग जाता कि प्रीवियस लाइफ में इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ मुकाबला करने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज देखो मैं इनके साथ फाइट करने जा रहा हूँ। अब मैं दोबारा पैदा हो चुका हूँ तो मुझे एक मौका मिला, तो मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा और कुछ नहीं। अब ज़ॉम्बीज़ उसके काफ़ी करीब आ चुके थे और ये देखते साथ ही वो ये कहने लग जाता कि अब मुझे अपनी पावर को देखना होगा कि कितनी इनक्रीज कर चुकी है। फिर वो आगे बढ़ता है और उन ज़ॉम्बी पर अटैक करते हुए ये कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में अब पावर पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है। अब जितने भी ज़ॉम्बीज़ उसके करीब आ रहे थे वो उसी रॉड का इस्तेमाल करके उन ज़ॉम्बीज़ का काम तमाम किए जा रहा था। कि तभी फिर उसकी नज़र एक ज़ॉम्बी पर पड़ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था और इसे देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि इससे तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी और पॉइंट्स भी ऐसे हासिल हो जाएंगे। वो एक एफ क्लास का ज़ॉम्बी था जो कि बाकी ज़ॉम्बी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसके साथ फाइट करने में भी उसे काफ़ी मज़ा आने वाला था। वो ये कहने लग जाता है कि ये तो एक एफ क्लास का फर्स्ट स्टेज का ज़ॉम्बी निकला, ये दुनिया तो पिछली दुनिया से काफ़ी डिफरेंट है, यहाँ पर तो इतने जल्दी इतने स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बीज आ गए। तो वो ही फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी के अटैक से तो बच गया था, ये कह रहा था कि अभी तक इसके पास इंटेलिजेंस नहीं आई, बस इसकी एक ही डिज़ायर है और वो है खाना। जैसे ही मौका मिलता है तो वो आगे बढ़कर उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसकी मदद से उसके खुद के रॉड ही टेढ़ा हो गया था। ये देखते साथ भी कहता है कि इसने तो अपनी स्किन को काफ़ी टफ बना लिया है, मेरे लिए तो ये परफेक्ट है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर पाऊंगा तो मैं इसके साथ अच्छे से फाइट कर सकता हूँ, मेरे लिए ये अच्छा है। जबकि दूसरी तरफ लिंग यही कहने लग जाती है कि शिया उसे गए हुए काफी वक्त हो चुका है, क्या वो खतरे में तो नहीं होगा? तो इस पर शिया उसे कहती है कि उसने खुद ही कहा था हमें बस थोड़ी सी देर हुई है, थोड़ी सी और देर हम उसे देख सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। तो उनके साथ मौजूद बंदा ये कहने लग जाता है कि टीम लीडर शिया, आपको नहीं लगता कि हम यहाँ पर ज़्यादा देर लगा रहे हैं? अगर वो ना आया तो फिर हमें यहाँ से जाना होगा। इस पर शिया गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि हमने उससे प्रॉमिस किया था तो हमें अपने प्रॉमिस को निभाना होगा और हम यहीं पर रुकेंगे। तो वो बंदा भी आगे से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुमने तो अपनी आंखों से देखा था कि वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तुम कैसे कह सकती हो कि वो इस सबसे बचा होगा? हमें अपनी जान बचानी है तो हमें यहाँ से जाना होगा। उसकी आवाज़ सुनने के साथ ही कीन गुस्सा करते हुए उसे ये कहता है कि तुम अपनी आवाज़ नीचे करो। तो वही लड़का फिर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि हमें उससे पहले ही नहीं बचाना चाहिए था, हम वहाँ पर कितने सेफ थे, वो खुद ही ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने गया तो हमारे पास मौका है, हम बंकर में जाकर चले जाएं और खुद को बचा सके। वैसे भी रात होने वाली है तो रात को बाहर निकलना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर अब शिया गुस्से से चलाते उसे ये कहने लग जाती है कि तुम तो एक बास्टर्ड निकले, और वो ओल्ड डी को ये कहते हैं कि तुम इसका मुंह बंद करवा दो, ये ना हो कि इसका शोर सुनकर बाकी के ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ जाएं और फिर हमारी जान को खतरा हो। अब ओल्डी भी ये कहने लग जाता है कि ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा, हमें नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मारा जा चुका है। अगर हम यहाँ पर रुके रहे तो फिर हमारे मरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो यहाँ पर आएगा, अगर हम यहाँ पर ना हुए तो वो समझ जाएगा कि हम बंकर में गए हैं तो वो बंकर की तरफ आगे आ जाएगा।
तो उसकी ये बात सुनने के साथ वहां पर थोड़ी देर तक साइलेंस आ जाती है और वो सारे लोग एक दूसरे को गौर से देखने लग गए थे कि आगे क्या करना चाहिए। शिया फिर उसे यही कहती है कि ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ, मैं बाहर जाकर देखूंगी कि वो जिंदा या मारा जा चुका है। अगर मैं 30 मिनट तक वापस ना आई तो ओल्डी फिर आप तमाम लोगों को लेकर बंकर की तरफ बढ़ जाइएगा। ओल्डी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मिस शिया, वहां पर तो काफी खतरा है, आप अकेले कैसे जा सकती हैं, आप इसमें मारी जा सकती हैं। शिया ये कहने लग जाती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं जानती हूँ कि बाहर काफ़ी खतरा भी है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम लोगों को रोक कर भी तो नहीं रख सकती, हमें भी तो आगे बढ़ना होगा और मैंने भी ये फैसला कर लिया है। वो लोग वहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे थे कि तभी पीछे से एक और एफ क्लास का ज़ोंबी आ जाता है जो कि उन्हें खाने के लिए वहाँ पर पहुंचा था। ओल्डी यही कहते हैं कि सिस्टर शिया, पीछे की तरफ देखिए, पीछे एक ज़ोंबी आ गया है, जल्दी से नीचे बैठ जाइए ताकि हम उस पर अटैक करके उसे मार सकें। कि तभी एक जोरदार पंच आकर उस ज़ॉम्बी को लगता है और इसी पंच की वजह से उस ज़ॉम्बी का काम तमाम हो चुका था। और उसे पंच मारने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि दुआन था। इसे देखते साथ लिंग काफी खुश हो जाती है और सिस्टर शिया को ये कहती है कि वो यहाँ पर आ गया। तो इस पर शिया भी कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। दुआन फिर उन लोगों को ये कहता है कि मुझे माफ कर देना, रास्ते में असल में काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे तो उनके साथ मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं था, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। तो चिया उसे कहती है कि मुझे माफ़ी करनी चाहिए की ज़रूरत है, तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मेरा ये काम है लोगों की हिफाजत करना है और मैंने तुम्हें बाहर अकेले भेज दिया। तो दुआन भी ये कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, इसमें बल्कि तुम्हारी मेहरबानी है, अगर उस वक्त तुम मेरी मदद करने के लिए ना आती तो हो सकता है कि मैं वहीं पर मारा जा चुका था, और ऊपर से जितने भी जोम्बिस मेरे रास्ते में आते मैंने उन तमाम जोम्बिस को मार दिया था। और अब मैं गोल्डी को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, तुम गोल्डी की मदद से बंकर तक पहुँच सकते हो और वहाँ पर रास्ते में कोई भी खतरा आएगा तो गोल्डी उनका मुकाबला कर लेगा। शिया चलाते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। दुआन उसे ये बताता है कि असल में मुझे जाकर अपनी छोटी बहन को भी तो ढूंढना है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। अब वो तमाम के तमाम लोग गोल्डी के ऊपर सवार हो गए थे और फिर शिया उसका बैग भी वापस लौटा देते हैं, जिस पर वो उसे थैंक्स कहता है। फिर वो उसे कहता है कि अब हमारी मुलाकात कब होगी। तो आगे से वो ये बताता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढने के बाद बंकर आ जाऊंगा, वहां पर हम मिलेंगे। शिया फिर उसे कहती है ठीक हो गया, अब अपना नाम तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है। दुआनफी आगे से जवाब देते हुए उसे बताता है कि मेरा नाम है दुआनफी। वो उससे यही कहती है कि ठीक है, तुम ज़रूर बंकर में आना, तुमसे काफ़ी सारे सवाल भी पूछने हैं। तो इस पर आगे से वो भी कहता है कि ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। और वो गोल्डी को कहता है कि गोल्डी, 12 बजने से पहले पहले इन लोगों को बंकर पहुंचा देना। वो भी ये कहने लग गया था कि 12 बजे रेलिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी सारे जोम्बीज अपनी अपनी पावर को अवेकन कर लेंगे, तो यहाँ पर उनका मुकाबला करना काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। गोल्डी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उन जोम्बीज के मुकाबले में ये काफ़ी वीक पड़ जाएगा क्योंकि अभी तक भी इसने अपनी पावर को अवेक नहीं किया। और शिनजोई, तो मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। जैसे ही वो अपनी स्पीड और फुर्ती दिखाते हुए घर पहुंचा था, तभी घर पहुंचते साथ ही इन सारी चीज़ों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर काफी सारे गन्स के निशान थे, चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई थी। ये कह रहा था कि क्या यहाँ पर कोई मिलिट्री के लोग आए थे। बस इसी के साथ ही उसे फिर शिनजुई का ख्याल आने लग जाता है और वो वॉकी टॉकी में शिनजुई का नाम लेता है, लेकिन आगे से उससे कोई जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी परेशानी में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। वो ये कहने लग गया था कि जहाँ तक मुझे याद है, इस फिलहाल तो मिलिट्री के लोग शेल्टर्स बनाने में मसरूफ हैं, तो यहाँ पर तो मिलिट्री के लोग नहीं आ सकते। तो फिर ये लोग कौन थे जिन्होंने यहाँ पर आकर तबाही मचाई। ज़रूर ये लोग क्रिमिनल्स ही होंगे। अगर क्रिमिनल्स हैं तो वो यहाँ पर आकर चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहेंगे, और अगर ऐसा है तो फिर तो शिनजुई काफ़ी खतरे में है। वो तेज़ी से रूम की तरफ आगे बढ़ने लग गया था। वो जैसे जैसे बिल्डिंग के ऊपर जा रहा था, वहाँ पर लाइट भी नहीं थी। वो देख के साथ वो हैरान होते हुए कहने लग जाता कि यहाँ की तो पावर सप्लाई को भी काट कर दिया गया है। वो ये कह रहा था कि यहाँ पर तो हर कमरे में निशान मौजूद हैं, मुझे जल्द से जल्दी अपने रूम में पहुँचना ही होगा। वो अपनी बहन को देखने के लिए अब काफ़ी बेताब हो चुका था। वो यही कह रहा था कि अगर ये वैसे ही लोग हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ, फिर तो ये तो ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि इन ला की कोई भी परवाह नहीं होती। और शिनजुई, प्लीज़ तुम बिल्कुल सेफ होना। वो फिर शिनजुई के रूम में जाता है, वहाँ पर भी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, और वो यही कह रहा था कि शिनजुई तुम कहाँ पर हो। शिनजुई के चेयर के पास खड़ा हुआ था, उसकी चेयर नीचे गिरी पड़ी थी और वो भी टूटी हुई थी, और उसी के साथ ही उनकी फोटोज भी पड़े हुए थे। ये देखते साथ ही वो भी काफी गुस्से में आ गया था और ये कहने लग जाता है कि जिस किसी ने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया उसे मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, और शिनजुई तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब रात का वक्त था और वही लोग जिन्होंने शिनजुई को किडनैप किया हुआ था, वो लोग ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर रहे थे और काफ़ी परेशान भी थे, क्योंकि रात के वक्त काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ चुके थे और उनके साथ डील करना इतना भी आसान नहीं था।
और इतने सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर मरे पड़े थे कि उनके ऊपर से गाड़ी को गुजारना भी आसान नहीं था। वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुके थे, जिसकी वजह से आगे बढ़ना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका था। तो इनमें से कुछ लोग यही कहते हैं कि ब्रदर गुआन, हमें क्या करना चाहिए। ब्रदर गुआन यही कहने लग जाता है कि तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने अपने अंकल के साथ बात की है, वो जल्दी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। और इसी गुआन के पास ही शिंज हुई थी जिसे वो तंग कर रहा था। वो सभी लोगों को यही बता रहा था कि जल्दी मेरे अंकल यहाँ पर आ जाएंगे और हमें इस मुसीबत से बचा लेंगे, तब तक हमें इस लड़की की हिफाजत करना होगी। चेंज हुई इसकी ये हरकतें देखकर काफ़ी गुस्से में थी। उसे ये कह रही थी कि तुम ये हरकतें क्यों कर रहे हो, बल्कि हमें तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए और मिलकर इन ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। जिस पर आगे से गुआन उसे यही बताने लग जाता है कि मेरे में इतना स्पिरिट नहीं है कि मैं खुद को सैक्रिफाइस कर सकूं। जब भी मुझ पर खतरा आएगा तो मैं दूसरे लोगों को मुसीबत में डाल दूंगा और खुद की जान को बचाने पर फोकस करूंगा। मैं यहाँ पर अपना यूटोपिया बिल्ड करना चाहता हूँ कि तभी इतने में वहाँ पर दुआन भी आ गया था। उसने सीधा उनकी गाड़ी के ऊपर जंप लगाया था और ये देखते साथ ही गुआन उसे कहने लग जाता कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे अंकल ने भेजा है और तुम अकेले क्यों हो। जबकि शिनजो उसे देखने के साथ चिल्लाते हुए कहती है कि भाई तुम यहाँ पर आ गए। फिर आगे बढ़ते हुए गुआन उनमें से एक बंदे को उठाकर ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ उसका मज़ा उठा सकें। वहीं पर बैठा हुआ दूसरा बंदा उसके ऊपर गन तान लेता है। उसे कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए। इतनी बात सुनने के साथ दुआन फिर उसे भी उठाकर ज़ॉम्बीज़ में फेंक देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ उसका भी मज़ा ले सकें। और ऐसा करने के बाद फिर वो शिनजो से ये पूछता है कि शिनजो क्या तुम ठीक हो। जिस पर आगे से गुआन चलाते हुए कहने लग जाता है कि ब्रैड तुम मेरे नज़दीक मत आना, अगर तुम मेरे नज़दीक आए तो मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। उसने अपना नाइफ भी बाहर निकाल लिया था। अब उसके हाथ में नाइफ था। तेजी से आगे बढ़ता हुआ दुआन उसी हाथ के ऊपर एक जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से उसका नाइफ नीचे गिर गया था। दुआन फिर उसे गर्दन से पकड़ते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तुम भला मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। वो उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हारा नाम है गुआन जियालोंग और तुम अपना ये सब कुछ अंकल गुआन जूंग गुआ के भरोसे पर करते हो। तुम लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाया हुआ है, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। जिस पर गुआन जियान से ये कहने लग जाता है कि तुम आखिर क्या बुलाओ, तुम्हें हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। तो आगे से वो भी ये कहने लग गया था कि तुम्हें ये सब कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला। उसने उसे पकड़कर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर बिल्कुल आकर खड़ा कर दिया था। जिस पर गुआन जियान चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे नीचे मत फेंकना वरना मैं मारा जाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी ही गलती है, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, प्लीज़ माफ़ कर दो ना मुझे। बस इसी के साथ फिर उसका मूड चेंज हो जाता है और वो चिल्लाता है, उसे ये कहने लग जाता है कि अगर तुमने मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाया तो फिर मेरे अंकल तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, वो तुम्हें मार के ही रहेंगे। दुआन उसकी बातें सुनने के साथ वहां पर चुप करके खड़ा हो गया था। तभी ही वहां पर कुछ चॉपर्स आ जाते हैं और उसे देखते साथ ही गुआन जियान हंसते हुए कहने लग जाता है कि वो देखो मेरी मदद करने वाले लोग आ गए, अब जल्दी तुम मारे जाओगे। दुआन इतना सुनता ही है कि फिर उसे रिलीज कर देता है। वो सीधा जाकर ज़ॉम्बीज़ में गिरा था और चिल्लाता रहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो लोग जो कि चॉपर्स में आए थे ये सब कुछ गूगल्स की मदद से देख रहे थे और ये कह रहे थे कि लगता है कि हमने आने में देर कर दिया है। और उनके साथ एक हट्टा कट्टा बंदा भी मौजूद था। वो ये कहता कि हमें जल्दी से कमांडर गुआन के साथ बात करनी होगी। वो अब कमांडर गुआन को फोन करने के साथ यही बताने लग गया था कि आपका भतीजा तो यहाँ पर मारा जा चुका है। जिस पर आगे से कहता है कि उसे क्या ज़ॉम्बीज़ ने मारा, तो ये बताता है कि हाँ, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तरफ जिस बंदे ने फेंका है वो बंदा हमारे सामने ही खड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए कि उस बंदे को लेकर हम क्या करें। तो अंकल गुआन इस पर उसे यही बताते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे ज़ॉम्बीज़ हों या इंसान हों, उन सभी को मार दो क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में आ चुके थे। इस पर हट्टा कट्टा बंदा सुनने के साथ खुश होते हुए कहने लग जाता है कि जैसा आप कहें सर। और वो फिर अपने लोगों को यही बताने लग गया था कि जो हमारा निशाना है नीचे मौजूद वही दो लोग हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं। तो इस पर वो लोग भी कहते हैं कि ठीक है जैसा आप कहें। तभी ही चॉपर्स उनके काफ़ी करीब आ जाते हैं और ये देखते साथ ही शिंजू यही कहती है कि भाई वो देखो वो तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। फिर क्या, अब वो जैसे उनके करीब पहुंचे थे उनके ऊपर गोलियों की बरसात करना शुरू कर देते हैं और फिर शुआन उनसे बचने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लग गया था। वो जानता था कि इसके पीछे मास्टर गू का ही हाथ है और वो काफ़ी गुस्से में भी था। फिर वो फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से जाकर एक रूम में इंटर हो गया था ताकि वहां पर वो चिन जुई को रख सके और फिर वो उनके साथ मुकाबला करने के लिए बाहर आ जाए।
वहाँ पर वो उसे एक सोफे पर बिठाता है और ये कहने लग गया था कि उनका निशाना मैं हूँ, तो मैं बाहर जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इस पर उसकी बहन कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो ये जान चुकी थी कि उसका भाई बाहर मौत के मुंह में जा रहा है, तो वो उसे ये कहती है कि आप जल्दी वापस आ जाना और बिल्कुल सेफ होना। दुआन अपनी बहन को ये कहता है कि तुम टेंशन ही मत लो, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं वहां पर बिल्कुल सेफ रहूं। तो पीछे से उसकी बहन चिंजुई काफी गुस्से में थी। वो ये जानती थी कि वो अपने भाई की इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकती और ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। जैसे ही दुआन थी बाहर आया था कि उसके ऊपर फिर सारी तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। तो उसे वहीं पर एक दरवाज़ा नज़र आता है, तो वो दरवाजे की मदद से उन गोलियों को रोकने की कोशिश करने लग गया था कि तभी पीछे से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। और वो ये कहने लग गया था कि पीछे देखूं तो पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर से मेरे ऊपर गोलियां भी चलाई जा रही हैं, मैं क्या करूं। उसके सिस्टम में भी अब काफ़ी सारे एरर होना शुरू हो जाते हैं और वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उन ज़ॉम्बीज़ को भी ख़त्म कर सके और उन गोलियों से भी बचता रहे। उसकी ये स्किल्स देखने के साथ ही वहां पर बैठा हुआ हट्टा कट्टा बंदा ये कहने लग जाता है कि क्या ये एक इंसान तो है ना, मुझे तो बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहा। तो वो अपने चॉपर के पायलट को ये कहता है कि तुम एक बिल्डिंग को ढूंढो और वहां पर जाकर इसे लैंड करवा देना, मैं खुद नीचे जाऊंगा और देखूंगा कि वो कितने पानी में है। तो इस पर वो कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहें। वो वहीं पर खड़ा था, गोलियों से खुद को बचा रहा था कि तभी उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आता है जो कि काफ़ी बड़ा हट्टा-कट्टा था कि उसके ऊपर जैसे फायरिंग होती है तो उस ज़ॉम्बी का काम वहीं पर ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब उसके ऊपर गैटलिंग गन का इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये देखते साथ ही वो भी कहता कि क्या ये इंसेन हो चुके हैं। वो काफ़ी गुस्से में भी था। वो ये कह रहा था कि इस वेपन को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होता, अगर यहाँ पर और भी ज़्यादा सर्वाइवर्स होते तो वो भी इसमें मारे जा सकते हैं। ये भला पागल हो चुके हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो यही डिसाइड करता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर शिनजुई भी मौजूद है। अगर ऐसी गोलियां चलती रहीं तो एक आधी उससे भी लग सकती है, उससे भी नुकसान हो सकता है। और गुआनजोंग, तुम एक बात याद रखना कि इस सब के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। जबकि वो लोग जो उसके उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे, ये देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हमारे इस गैटलिंग गन से कैसे बच सकता है। जबकि वहीं पर बिल्डिंग पर खड़े हुए हट्टे-कट्टे बंदे ने गुआन के ऊपर अब निशाना साध लिया था और ये कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे में क्या एबिलिटी है। वो गोली जाकर सीधा उसके कंधे में लगी थी और इस सब की वजह से गुआन को काफी दर्द होता है और वो ये कहता है कि क्या। तो हट्टा-कट्टा बंदा जिसने उसके ऊपर गोली चलाई थी वो ये कहता है कि वो जख्मी है, बिल्डिंग में चला गया, उसका ब्लड निकल रहा होगा। तो काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से हमें उसकी लोकेशन मिल जाएगी, हमें बस आराम से उसका वेट करना होगा। और उसके मन में ये बात भी थी कि आखिर उसने एक अच्छा सा निशाना साधा हुआ था, लेकिन क्या वो उस निशाने से बच गया, क्या उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जबकि दुआन अब की बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है और इस पर वो भी काफी गुस्से में था और ये कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि उनके पास एक स्नाइपर भी होगा, मैं तो बाल बाल बचा, मेरी इसमें जान भी जा सकती थी। और मुझे पता है कि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मेरी ब्लड की स्मेल को सूंघते हुए आ जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर छुपा हुआ हूँ। वो जिस रूम में था उस रूम का पता चल गया था और वो जो स्नाइपर उनके साथ आया हुआ था वो मिसाइल को फायर कर देता है और ये कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम इसके साथ कैसे डील करोगे। वो मिसाइल जैसे जाकर उस बिल्डिंग में लगा था तो वो बिल्डिंग बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो बाकी लोगों को ये बताने लग गया था कि जो बंदा हमारा टारगेट था, लगता है कि हमने उसका काम तमाम कर दिया गया है। लेकिन वहां पर बिल्डिंग गिरने की वजह से काफी धुआं धुआं था। जैसे धुआं का असर खत्म होता था वो ये कहता है कि लगता है कि वहां पर कोई चीज तो जिंदा है। लेकिन जैसे धुआं का असर खत्म हुआ तो वहां पर गोल्डी पहुंच चुका था और गोल्डी काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा था। गोल्डी को देखने के साथ ही वो हैरान होते हुए कहने लग जाता है कि अब ये बला कहाँ से आ गई। जबकि गोल्डी को देखने के साथ दुआन गोल्डी को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम टाइम यहाँ पर आ गए और तुमने मेरी जान बचा ली। और वो ये कहने लग गया था कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उस हेलीकॉप्टर तक पहुँचना तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल काम है। तो इस पर गोल्डी उसकी तरफ देखने लग गया था और फिर रिवॉल्व करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके पर भी बाहर आ गए थे। और ये देखते साथ दुआन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर आते हुए रास्ते में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को खा चुके हो। और स्नाइपर ये आपको देखने के साथ है बाकी हेलीकॉप्टर्स के लोगों को ये बताने लग गया था कि तुम सभी लोग संभल कर, क्योंकि वो लोग अब हम पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और वही हेलीकॉप्टर में मौजूद बाकी के लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे लिए हैरानी वाली बात तो ये है कि ये मॉन्स्टर उड़ भी सकता है। अब तो हमारा बचना मुश्किल होगा, क्योंकि उस गोल्डी ने अपने परों का इस्तेमाल करते हुए उड़ते हुए उस हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर दिया था।
और इस अटैक की वजह से वो हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी नहीं बच पाता और उस हेलीकॉप्टर का काम वहीं पर तमाम हो चुका था। वो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसे देखते साथ ही वो स्नाइपर बिल्डिंग के ऊपर एक साइड पर छुप जाता, कि कहने लग गया था कि ये मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी हमारे मिशन में नहीं था। जबकि वो लोग जो कि उसके ऊपर गैटलिंग बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे वो भी हैरान थे। ये कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि गैटलिंग गन्स का भी कोई बंदा मुकाबला कर सकता है। अब वो गैटलिंग गन का इस्तेमाल जिसके ऊपर कर रहे थे, फिर तभी देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है। और वो मॉन्स्टर ही नहीं बल्कि वो लड़का भी वहाँ से गायब हो चुका था और वो उसे ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ गया है। कि तभी उसी हेलीकॉप्टर में दुआन आ जाता है और उन्हें ये कहने लग गया था कि क्या तुम दोनों मुझे ढूंढ रहे थे। तो आगे से वो बंदे पे चिल्लाते रहते हैं कि हमारी तरफ मत आना, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें वहीं पर मार देता। और ये सारी आवाज़ें स्नाइपर अपने माइक फोन में सुन रहा था। वो ये कहता है कि आखिर गुआन जान तुमने हमें किसके पास भेज दिया, तुमने किससे ऑफेंड कर दिया। वो बिल्डिंग से नीचे की तरफ आ रहा था कि तभी उसे फिर माइक पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसमें ये बताया जा रहा था कि हमने एक सर्वाइवर को ढूंढ लिया है। तो आगे से वो कहता है कि तुम लोगों ने क्या कहा कि एक सर्वाइवर। और सर्वाइवर का नाम सुनने के साथ ही वो काफ़ी खुश हो जाता है और ये कहने लग गया था कि लगता है कि हम ये जंग अभी तक नहीं हारे। जबकि गोल्डी के पास जाते साथ ही दुआन उसे ये बताने लग जाता है कि हम इसी जगह पर आए हैं गोल्डी, यहाँ पर मेरी बहन रहती है और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम उसे बिल्कुल भी मत डराना। तो आगे से वो भी उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। जबकि तभी वही स्नाइपर आ जाता है और वो उसे यही कहता है कि फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई, क्या सेलिब्रेट करना ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया था। ये सब कुछ देखते साथ ही दुआन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास शेन युई थी और उसके ऊपर उसने गन ताने हुए थे और ये कह रहा था कि लगता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि नीचे शेन युई जो कि बिल्कुल बेबस पड़ी हुई थी वो यही कहती है कि भाई। ये सब कुछ देखते हुए दुआन चलाते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम अभी शेन युई को छोड़ दो, अगर तुमने उसे ना छोड़ा तो फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। इस पर स्नाइपर हंसते उसे ये कहने लग जाता है, ओह अच्छा, तो तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, ये तो बहुत ही फनी हो गया ना। मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि क्या तुम ज़्यादा फास्टर हो या फिर मेरी गन की बुलेट ज़्यादा फास्टर है। अब उसने गन को उसके सर के ऊपर तान लिया था ताकि उसे मार सके। दुआन ये कहने लग जाता है कि तुम इस सब को रोक दो, उससे इससे लेना देना कुछ नहीं है, तुम्हारा मिशन मैं हूँ, तुम आओ मुझे मार दो, लेकिन तुम्हें उसे छोड़ना होगा और इससे तुम अपना मिशन कंप्लीट कर लोगे। वो गोल्डी को ये समझाने की कोशिश करने लग गया था कि तुम आगे बढ़कर मेरी बहन की हिफाजत करना और उसे किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना, बाद में हम वहाँ पर मिल जाएंगे। जबकि उसकी बहन च्युई च्युई चलाते हुए कहने लग जाते हैं कि भाई तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। जिस पर दुआन उसे ये बताने लग जाता है कि मैंने तुमसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले 20 साल भी मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे और इसी रेगरेट में अब मैं वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता कि सारी ज़िंदगी में पछताता ही रहूं कि मैंने अपनी बहन की मदद क्यों नहीं की। ये सब कुछ देखते हुए वो स्नाइपर भी खुश होते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम तो सच में एक मर्द निकले। कि साइड पर कुछ और स्नाइपर्स भी आ चुके थे और उन्होंने उसके ऊपर निशाना साध लिया था और यही बता रहे थे कि हमने अपने टारगेट के ऊपर निशाना बांध दिया है, अब आप ही बताइए कि क्या मैं फायर कर दूं। तो इस पर उससे आर्डर मिल जाता है कि आप फायर कर दो। तो उसी के साथ ही उसने सारे मिसाइल्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए यूज़ कर दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। शिनजुई जो कि दूर पड़ी हुई सब कुछ देख रही थी, उसे अपने भाई की काफ़ी फिक्र होने लग जाती है। जबकि वो स्नाइपर खुश होते हुए ये कहने लग गया था कि लगता है कि हमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही उस धमाके का असर खत्म हुआ था तो वहाँ पर उन्हें गोल्डी दिखाई देता है जो कि अब काफ़ी जख्मी हालत में था, लेकिन वहाँ पर दुआन बिल्कुल भी मौजूद नहीं था और ये देख के साथ हैरान होते हुए ये कहने लग जाते हैं कि आखिर वो कहाँ चला गया। और अब वो काफ़ी गुस्से में आ गया था और स्नाइपर गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अलर्ट, वो अभी तक जिंदा है। और वो शिनजुई के बालों को जोर से खींचने लग जाता है कि तभी ही दुआन जल्दी से पीछे से उसके पास आ जाता है ताकि उसके पास आकर अपनी बहन को उससे बचा सके। उसने अपने नाइफ की मदद से उसकी कमर पर अटैक किया था, जिसकी वजह से उस स्नाइपर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और वो ये कहना लग गया था कि तमाम के तमाम लोग अपना निशाना उस लड़की पर सान लो और उसके ऊपर अपने फायर अटैक करो। और ये सब कुछ देखते साथ ही दुआन हैरान हो तो ये कहने लग जाता है कि भला ये कैसे पॉसिबल है, अभी तक ये बास्टर्ड मरा नहीं, मुझे लगा था कि ये तो मर चुका होगा। अब उनके पास जितने भी सारे के सारे मिसाइल्स है वो सारे के सारे मिसाइल शिनचुई के ऊपर दाग देते हैं। अपनी बहन को बचाने के लिए वो तेजी से अपनी बहन की तरफ आगे भागने लग जाता है ताकि खुद के अपनी बहन को बचा सके। जैसे ही वो शिनचुई को जाकर आगे से पकड़ता है कि वहाँ पर सारे मिसाइल्स उसके ऊपर आकर लगे थे और इसकी वजह से वो जोर से चिल्लाता भी है, उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी।
अब वो वहीं पर पड़ा हुआ था, उसकी बहन उसके ऊपर बैठी हुई थी जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और ये कह रही थी कि भाई क्या तुम ठीक हो, मुझे मत डराओ भाई, मुझे बताओ ना क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकूंगी। अगर तुम जिंदा हो तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो कोई तो इशारा दो कि तुम जिंदा हो। जबकि दूर बैठा हुआ स्नाइपर ये कहने लग जाता है कि मेरी जो साइड की रिब्स हैं वो तमाम की तमाम टूट चुकी हैं, अगर मेरे पास गन ना होती तो हो सकता है कि मैं मारा जा चुका होता। खैर वो तो बाल बाल बच चुका था, लेकिन जुई को ऐसा लगा था कि उसका भाई मारा जा चुका है, तो वो अब काफ़ी सैड थी, रो रही थी और ये कह रही थी कि भाई मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं पीछे अकेले क्या करूँगी। कि तभी ही फिर दुआन की आंख खुल जाती है और वो अपनी बहन के आंसू साफ करते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बचाने के काबिल नहीं था, ना तुम्हें बचा सका। जबकि उसकी बहन उसके हाथ पकड़ते उसे ये कहने लग जाती है कि नहीं भाई, बल्कि तुम मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर बर्डन ही रही। जबकि दुआन उसे ये कहने लग जाता है कि मैं बहुत खुश हुआ जब मेरी मुलाकात तुमसे दोबारा हुई। ये सब कुछ मेरे लिए एक ड्रीम की तरह ही था, मैं यहाँ पर फुल फ़ायदा उठाना चाहता था, मुझे एक और चांस मिला था, मैं इस चांस की वजह से तुम्हें बचाना चाहता था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तुम्हें बचाऊं, मैंने पास्ट को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ऐसा ना कर सका, मुझे माफ़ कर देना शिनजुई, मैं फिर तुम्हें ना बचा सका। और यही उसके आखिरी अल्फाज थे, क्योंकि इसके बाद ही उसकी आंख बंद हो जाती है और जब ये सब कुछ शिनजुई वहाँ पर बैठे हुए देख रही थी, उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब वो वहाँ पर पावर रिलीज करना शुरू कर देती है और चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि नहीं भाई, तुम नहीं मार सकते। कि तभी वहाँ पर ये बताया जाता है कि रेवोल्यूशन का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। जबकि दूर खड़ा हुआ स्नाइपर ये सब कुछ देख रहा था और वो यही कह रहा था कि वो अभी तक सांस ले रहा है, वो भी उसके ऊपर इतने सारे मिसाइल्स गिरे फिर भी वो जिंदा है, ये कैसे हो सकता है, क्या वो एक इंसान ही है ना। कि अब वहाँ पर देखता है कि आसमान का रंग चेंज हो चुका था, वहाँ पर स्नो गिरना शुरू हो जाती है और ये देखकर वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्नो का क्या काम था। शिनजुई अब इससे काफ़ी गुस्से में थी, अब उसमें पावर्स आ चुकी थी और वो गुस्से से यही कह रही थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, उसकी आइज़ का कलर भी चेंज हो चुका था। अब वो अपने पाँव के ऊपर भी खड़ी हो जाती है और यही कह रही थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी वीक थी, स्ट्रांग होती तो मेरा भाई आज जिंदा होता। और मेरे भाई मुझे माफ़ कर देना, अब टाइम आ चुका है तो मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन करना ही होगी। अपने पाँव पर खड़ा होता देखकर दूर खड़ा हुआ स्नाइपर ये देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, ये कहने लग गया था कि ये लड़की तो डिसेबल थी ना, तो भला ये अपने पाँव पर कैसे खड़ी हो गई। जबकि वही लड़की अपनी इस स्नो पावर का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि स्नाइपर तुम्हें तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। जिसकी वजह से उसने स्नाइपर को वहीं पर जकड़ लिया था। इस पर वो स्नाइपर भी काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या वो अपनी एबिलिटीज को छुपाए बैठी थी, वो आइस और इस स्नो को कैसे कंट्रोल कर सकती है। कि तभी फिर हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की यही बता रही थी कि सिस्टर यून हमने कंफर्म कर लिया है। और वो यही बता रही थी कि जो मीटेओराइट शॉट था उसका रिएक्शन बिल्कुल हमारे नीचे ही हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज की गई है और मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि ये एस क्लास एवोल्यूशन है, वो भी एब्सोल्यूट ज़ीरो पर। इतना सुनने के साथ ही यूनू से ये कहने लग जाती है कि यहाँ पर एक एस क्लास की अपीयरेंस हो गई है, तो ये तो हमारे लिए एक अच्छी ही न्यूज़ है ना। शायद वो लोग भी किसी ऐसी क्लास की तलाश में निकले हुए थे और बिल्कुल इस शहर के ऊपर खड़े हुए थे, और जैसे उन्हें एनर्जी की फ्लक्चुएशन नजर आती हैं तो वो वहां पर जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं। उसके साथ एक और लड़की भी थी जो भी कि बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह दिख रही थी और वो काफी ज्यादा हैरान थी। हैरान इसलिए थी क्योंकि वहां पर मेटेओराइट शार्ड के कोई भी सिग्नल उन्हें नजर नहीं आ रहे थे और वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो लोग किसी फ्लाइंग शिप में सवार थे और यही कह रहे थे कि वेल ये तो काफ़ी आसान सा काम होगा, हम ये सब कुछ जल्दी जांचेंगे, जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे और सारी सिचुएशन को दोबारा से रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अपने उसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर अब वो शहर के ऊपर आ गए थे और वहाँ पर पहुँचते साथ ही ये कहने लग जाते हैं कि हम जिस जगह पर आए हैं ये सारी की सारी जगह ही फ्रोज हो चुकी है, लगता है कि वो एक सच में एस क्लास की वॉरियर ही है जिसने ये सब कुछ किया है। और दूसरी तरफ हम गो को देखते हैं जो कि ओल्ड लू के साथ बैठा हुआ चेस खेल रहा था। उसे ये कह रहा था कि ओल्ड लू, आपका तो ये स्टाइल काफ़ी पुराना हो चुका है, आप तो काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं ना। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही लू जैंग उसे ये कहने लग जाता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हो।
और वो उससे ये पूछता है कि ओल्ड गुआन, आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ जो यहाँ पे करंटली हो रहा है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। तो आगे से वो यही बता रहा था कि इसके बारे में फ़िलहाल तो पता लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम अगर डिफेंस पर ही फोकस करते रहे तो फिर तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। हमें अगर ऐसे बोना होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि हमारी करंट सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके बावजूद भी तुम यूजलेस लोगों को बचाने की कोशिशें कर रहे हो, तो हमें ऐसा नहीं करना होगा। तुम सच में काफ़ी बूढ़े हो चुके हो। इस पर पीछे से खड़ा हुआ एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुमने अभी क्या कहा। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही लू जैंग उसे चुप करवा देता है और कहता है कि पोलाइटली तरीके से तुम इनके साथ पेश आओ। और फिर उसे ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी अफवाहें सुनी हैं। मैंने ये भी सुना कि तुम काफ़ी सारे लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती कर रहे हो। क्या मैंने सही सुना? गुआन उसे ये कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। हमें यहाँ पर अपना कंट्रोल भी तो रखना है। कि तभी पीछे खड़ा हुआ एक बंदे को एक मैसेज रिसीव होता है और ये कहता है कि कमांडर, अभी अभी कुछ हुआ है। तो फ़ोन पर दूसरी साइड से उसे बंदा यही बता रहा था कि हमने अपने तमाम कॉन्टैक्ट को लूज़ कर दिया। इसकी वजह से गुआन थोड़ा-सा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या? मैंने सिर्फ़ तुम्हें 2 बच्चों की केयर करने के लिए भेजा था, लेकिन दोनों बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल गए। भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और यहीं पर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।